फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतना चौहान, वेलकम बैक। आज हम बीएनएस के सेक्शन 14 से लेकर 44 जो जनरल एक्सेप्शन के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो जनरल एक्सेप्शन होते क्या हैं। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन कुछ एक अपवाद दिए गए हैं बीएनएस के अंदर, जो आपको हर सेक्शन के साथ में, चाहे वह पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लिखे गए हों चाहे नहीं लिखे गए हों, लेकिन माइंड में उनको ध्यान में रखना है और हर सेक्शन के साथ वो पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर, दंड संहिता के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को अपराध की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो दो चीज़ें ज़रूरी होती। पहला होता है एक्टस रिया, दूसरा होता है मेंस रिया। ठीक है, एक्टस रिया होता है गलत कार्य, कार्य ऐसा कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। ठीक है, कानून द्वारा वर्जित हो, जिसे कानून द्वारा मतलब मान्यता नहीं दी गई हो, ऐसा कार्य आपके द्वारा हुआ हो। दूसरा होता है मेंस रिया गिल्टी माइंड से, ऐसा कोई कार्य जो गिल्टी माइंड से किया गया है और गलत इंटेंशन से किया गया है, तो वो कार्य इसके अंदर काउंट होता है। जब तक कि कोई कार्य मेंस रिया से नहीं किया गया है, गिल्टी माइंड से नहीं किया गया है, तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए ये अपवाद बताए गए हैं। इनमें क्या होता है, किसी व्यक्ति से कोई कार्य हो तो जाता है जो कानून द्वारा ऐसा कार्य होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था ऐसे काम करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं। ये जनरल एक्सेप्शन आपको सेक्शन 14 से लेकर 44 में देखने को मिलेंगे, जो पहले आईपीसी में सेक्शन 76 से लेकर 95 तक देखने को आपको, सॉरी 106 तक देखने को आपको मिलते थे। ठीक है, तो अब अपन 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सेप्शन होते क्या हैं? ऐसे कार्य जिनमें व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन वो कार्य क्या है, उसके अपराध नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सबसे पहले, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन ये कहता है कि कोई ऐसा कार्य हो जाता है किसी व्यक्ति से कि वो ऐसा मानता है कि मैं तो बाउंड बाय लॉ था, मतलब कानून द्वारा ऐसा मेरे को करना चाहिए था, और उससे वह कार्य हो जाता है और वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन वहां पर गलत नहीं था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसका इंटेंशन भी नहीं था, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण वो कार्य गलत तो था, बाउंड, लेकिन वो अपने आप को बाउंड बाय लॉ मान रहा है। ठीक है, कि मुझे कानून ने ऐसा करने के लिए कहा है और उससे फिर काम हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन इसकी लैंग्वेज क्या है। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact or and not by mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। कहने का मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर एक लैटिन मैगजीन भी चलती है कि इग्नोरेशिया जुडिस नॉन एक्सक्यूट बट इग्नोरेशिया फैसिट ऑफ एक्सक्यूट। आपको तथ्यों की भूल माफ है, लेकिन विधि की भूल माफ नहीं है। यहाँ पे इंडिया में यही माना जाता है कि जितने भी नागरिक हैं उनको क्या है, कानून का ज्ञान है। ठीक है, तो आपको, अगर आपने इग्नोरेंस किया लॉ को, तो आप ये बचाव नहीं ले सकते कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसके इसी हिसाब से इस लैटिन मैगजीन के ऊपर ये क्या है, ये सेक्शन आधारित है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ए अ सोल्जर। ए मतलब जैसे मान लो राम एक सोल्जर था। ठीक है, उसने भीड़ के ऊपर अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश से, ठीक है, गोली चला दी। ठीक है, कमांड मतलब इन द कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि अगर उसका बॉस अपराध ना, वो कहता है कि भाई ये काम करना है, और उसने उसके कमांड में अगर कोई कार्य किया है, तो उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 14 सिंपल है, बाउंड बाय लॉ है। अगर कोई कार्य हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, A, an officer of a court being ordered by that or court to arrest Y, and after due inquiry believing Z to Y arrest Z, A has committed no offense। मतलब A क्या कहता है, राम या श्याम जो भी है, वो क्या होता है, कोर्ट का एक अधिकारी होता है। ठीक है, और कोर्ट ने आदेश दिया कि उस फलाना व्यक्ति को वाई को पकड़ के लाओ। ठीक है, तो जेड को ही वाई समझ लिया और जेड को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो उसमें कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गलत आदमी को कर लिया, लेकिन उसने उसको समझ के किया है कि वो वाई जो है वो जेड है, और जेड को गिरफ्तार कर लिया, तो इसमें उसका भी कोई अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, एक बात है कि जो जनरल एक्सेप्शन जितने भी दे रखे हैं और उनके जो मतलब एग्जाम्पल हैं,
ठीक है, वो सीधे के सीधे एज इट इज़ लॉ के एग्ज़ाम के अंदर और जुडिशरी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो आप इनको प्लीज़ ध्यान दीजिए और इनको करने की कोशिश कीजिएगा कि हर एग्जाम्पल को आप गो थ्रू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन अपन देखते हैं, सेक्शन 15। 15 क्या है? एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। ठीक है, मतलब जज का कार्य, जजेस को यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रखी है। ठीक है, जजेस का प्रोटेक्शन एक्ट भी बन रखा है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1850। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्शन एक्ट भी बन रखा है यहाँ पर जजेस का। तो इसमें जजेस को क्या दे रखी है? प्रोटेक्शन दे रखी है कि जज के द्वारा अगर कोई कार्य हो जाता है तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जज का कार्य भी क्या है? अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज अ गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी हिमसेल्फ गिवन टू लॉ। मतलब जज ये मानता है कि वो लॉ द्वारा बाउंड है और ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कोई डिसीजन वो देने के लिए बाध्य है। तो अगर वो ऐसा कोई डिसीजन देता है, वो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन वो अपने आप को बाउंड बाय लॉ मानता है, तो उसका जो कार्य होता है वो कार्य भी मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16। ठीक है, 16 क्या कहलाता है? एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने कोई आदेश दिया, ठीक है, कि फलाना काम करना है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उससे नीचे का जो अधिकारी होगा या कोई भी ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा? कोर्ट के आदेश की पालना करेगा। अगर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होती तो आपको सबको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। ठीक है, कोर्ट की अवमानना का मतलब पनिशमेंट लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब कोर्ट ने, जैसे जल्लाद का इसमें कार्य आता है कि फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर, जज खुद तो फांसी पे चढ़ाता नहीं, वो तो खाली लिख के दे देता है, जजमेंट में लिख देता है कि इसको फलाने व्यक्ति को फांसी दी जाए या कारावास दिया जाए या जो भी दिया जाए। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? उससे नीचे के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जल्लाद का फांसी पर लटकाना, ठीक है, तो उसका कार्य ऐसा नहीं कि उसने मर्डर कर दिया, मर्डर नहीं किया, उसने कोर्ट का जो आदेश था उसकी पालना की है, इसलिए जल्लाद का कार्य क्या है यहाँ पर? मतलब प्रोटेक्टिव है, उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाता। लैंग्वेज क्या है इसकी? नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर और कोर्ट इज इफ वारंटेड का वारंट एक तरह से लीगल लैंग्वेज है, वारंटेड का मतलब है लिखा हुआ, लिख दिया, कोर्ट ने लिख के दे दिया कि ये करना है। ठीक है, आदेश एक तरह का, कोर्ट का आदेश। इफ डन वाइल्स्ट such a judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such a judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such a jurisdiction। कहने का मतलब है चाहे कोर्ट को वो jurisdiction हो या ना हो, वो अलग बात है। अगर कोर्ट का jurisdiction है या नहीं है, उसकी अपील होगी, उसके अदर जो सुपीरियर कोर्ट है वो चीज़ को देखेंगे, लेकिन उसने, उस व्यक्ति ने ये मानते हुए कि उसको उस कोर्ट को उस आदेश को देने का जुरिस्डिक्शन था, पावर थी, और उसने उसके हम उस आदेश के अनुकूल क्या कर दिया? कार्य कर दिया, तो उसका जो कार्य है वो प्रोटेक्टिव है और उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 17। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिम जस्टिफाइड बाय लॉ। कहने का मतलब है न्याय से वो, न्याय हित में वो जरूरी समझता है ऐसा कोई कार्य है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है। ठीक है, और वो मानता है कि न्याय हित में ऐसा करना जस्टिफाइड है कि भाई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए, और वो कर देता है, और वो कार्य मान लो गलत है या उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law इन डूइंग हिमसेल्फ। मतलब इसमें तो वही है कि लो की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है लो की मिस्टेक क्या है? पनिशेबल है। लो की मिस्टेक का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, तथ्यों की भूल थी आपको, उसका आपने एक्सक्यूज लिया, और जस्टिफाइड बाय लो मतलब न्याय हित में उचित मानते हुए आपने वो कार्य कर दिया, तो आपका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है? ए सीज जेट commit A sees Z commit what appears to A to be a murder। A ने Z को कुछ ऐसा करते हुए देखा, A को ऐसा लगा यार ये तो मर्डर कर रहा है। ठीक है, in the exercise to the best of his judgment accepted in good faith of the power of law exercise of all person apprehending murderers in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities।
ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट टर्न दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक ने जेड को देखा कि वो किसी को व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, जबकि जेड तो क्या कर रहा था, सेल्फ डिफेंस कर रहा था। ठीक है, अपना बचाव कर रहा था। लेकिन ए को ऐसा देखने से लगा, ए ने क्या करा, उसको पकड़ लिया, सीज कर लिया और ले जाके जो भी प्रॉपर अथॉरिटी जैसे पुलिस वाला है और है उनके सामने या कोर्ट है उनके सामने जाके उसको पेश कर दिया। ठीक है, तो ए ने इसमें कोई अपराध नहीं किया है, चाहे वो जेड सेल्फ डिफेंस में ही एक्ट कर रहा हो, वो अपनी सफाई बाद में देगा। ए ने ये कहा कि भाई साहब मेरे को तो देख के ऐसा लगा कि ये मर्डर कर रहा है, इसलिए मैंने तो इसको क्या कर मर्डर से बचाने के लिए उसको क्या कर दिया, पुलिस वाले को हवाले कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई भी उसने अपराध नहीं किया है। ठीक है, इसका जो कार्य है, ए का जो कार्य है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है अगर ऐसा कोई भी अपराध होता है तो आप क्या कर सकते हो, पकड़ने की पावर रखते हो, प्राइवेट पर्सन भी तो अरेस्ट कर सकता है ना, कोई चीज़ हुई है यहाँ पे। उसके बाद है सेक्शन 18। 18 है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई आप वैध कार्य कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपसे एक्सीडेंट हो जाए, मतलब अचानक कोई भूल हो जाए या कोई दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना घट जाए, ठीक है, तो वो भी आपका अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। यहाँ पर बहुत मोस्ट है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, आपका मन दूषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका इंटेंशन भी था ऐसा करने के लिए, गलती तो हुई जो हुई, इंटेंशन और था, इंटेंशन होते ही पनिशेबल है, क्योंकि मेंसरी होते ही पनिशेबल हो जाता है एक्ट। ठीक है, और नॉलेज इन डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विथ प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन या गुड फेथ में अगर कोई कार्य किया है, ठीक है, और नॉलेज आपकी कोई ऐसी कोई मतलब है, आप न तो उसके बारे में जानते थे, और क्रिमिनल इंटेंशन, मेनली आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। ठीक है, और एक्सीडेंटली या मिसफॉर्चुनेटली अगर आपसे कोई कार्य हो जाता है तो वो भी आपका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे एक्सीडेंटली मतलब कोई आप वैध कार्य कर रहे हो, ठीक है, और करते करते आपसे कोई भूल हो जाती है तो वो इसमें श्रेणी में नहीं आता। जैसे एग्जांपल से अपन अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है, ए इज एट वर्क विथ हैचेट। कुल्हाड़ी से काम कर रहा था ये। ठीक है, जैसे सुबह सुबह रामलाल क्या है, कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला और देखो क्या होता है उसके साथ, द हेड्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग। उसके पास में क्या आदमी खड़ा था, वो तो वही लकड़ियाँ काटने में बिजी था। करते करते वो जो कुल्हाड़ी का वो जो लोहे वाला हिस्सा है वो उछल के उस आदमी के सर पे या जहाँ पर भी जाके गिर पड़ा। हियर इज देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, तो ए मतलब वो इस चीज का बचाव ले सकता है। ठीक है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था ये को मारने का, कि भाई पास में खड़ा है और मारने का है। ठीक है, वो मतलब सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था, लेकिन उससे कोई अपराध ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने के लिए, उससे एक्सीडेंटली गलती से ऐसा या दुर्भाग्यवश हो, क्योंकि रोज 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 ही जाता है वो तो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने के लिए, तो रोज तो नहीं टूटती उसकी कुल्हाड़ी, उस दिन टूटनी थी। ठीक है, उसका दुर्भाग्य था और दुर्भाग्य से उस पास खड़े व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक है, वैसे मृत्यु का कोई ना कोई बहाना तो होता ही है, बिना बहाने के मौत आती नहीं है, तो ये बहाना ही था। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कार्य जिससे हानि हो सकती है, लेकिन हानि क्यों कर रहा है वो, किसी अदर या बड़े नुकसान को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो एक जहाज समुद्र में चल रहा है, ठीक है, और समुद्र लगता है कि समुद्र में लहरें उठ रही, तूफान उठ रहा है और जहाज बहुत ही भारी है तो उल्टा होगा जहाज। इसलिए थोड़ा सा वजन कम करने के लिए उसने क्या करा, जो माल पड़ा था थोड़ा बहुत, कैप्टन ने या जो भी उसके अंदर जहाज में लदे हुए आदमी थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा माल क्या कर दिया, जहाज से बाहर फेंक दिया, ताकि वो जहाज क्या है कंट्रोल में आ सके। ठीक है, तो उनके द्वारा ये जो किया गया अपराध में जो भी कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो पूरा जहाज डूबता, तो पूरे जहाज में पूरे माल की और पूरी जनहानि की नुकसान होता। तो इस तरीके से छोटे नुकसान बड़े छोटे नुकसान का कर देते हैं बड़े नुकसान को बचाने के लिए, तो वो अपराध नहीं माना जाता है। जैसे पढ़ते हैं अपन, नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग ऑफ नॉलेज। ये इंटेंट मतलब इसमें क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन ज्ञान जरूर है, नॉलेज है।
दैट इज लाइकली टू कोज हार्म। उससे पता तो है ही ना भाई, इससे नुकसान तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है, ठीक है। इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज हार्म and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property, ठीक है। पर्सन और लाइफ और प्रॉपर्टी की हार्म को बचाने के लिए अगर कोई छोटा मोटा नुकसान किया जाता है, गुड फेथ में किया जाता है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया जाता है, तो ऐसा कोई हार्म हार्म नहीं माना जाता, ऑफेंस नहीं माना जाता। जैसे इट इज़ ए क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट है। It is a question of fact in such a case whether the harm is prevented or avoided was so its nature and imminent। इसमें ये ज़रूरी है कि ऐसा नुकसान पहुंचाना क्या ज़रूरी था, ठीक है, या ऐसा निकटतम था, आसन्न था, ठीक है, एमिनेंट था, बहुत ही निकट था कि ऐसा करना ही पड़ेगा। होता है कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये काम नहीं किया तो हो सकता है अपन फंस जाएंगे, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है, एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क, जिससे वो जस्टिफाई कर सके अपने कार्य को कि हाँ तेज तूफान आ रहा था और इसीलिए हमने क्या करा, माल को नीचे फेंक दिया, ठीक है, पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो रिस्क हमने इसलिए उठाई। अपने रिस्क को जस्टिफाई करने का पूरा प्रॉपर कारण होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज एंड दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म, ठीक है। तो सेक्शन 19 तक हुए अपने, ठीक है। फिर उसके बाद है इसमें इलस्ट्रेशन अपन देखते हैं। ए द कैप्टन ऑफ वेसल, ए एक कैप्टन है वेसल का, ठीक है। सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ ऑन हिज पार्ट फाइंड्स हिमसेल्फ इन द पोजीशन, मतलब उसने कोई लापरवाही या गलती नहीं की, लेकिन उसको ऐसा सिचुएशन में पाया अपने आप में। हियर द पोजीशन ही कैन स्टॉप हिज व्हीकल, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी विथ 20 or 30 पैसेंजर ऑन बोर्ड unless that he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat sea with only two passenger on board, he is possibly clear, ठीक है। Here if A alters his course without any intention to run down the boat sea in good faith for the purpose of avoiding the danger of boat B, he is not guilty of an offence, though he may run boat and down the boat sea by doing an act which he knew likely to cause effect if it is found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such an excuse him in incurring the risk of running down running down the boat running down the boat sea, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, सीधा सा है, इतना बड़ा एग्जाम्पल में ए की बात कही गई है। ए एक कैप्टन होता है जहाज का, थोड़ी देर बाद अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाता है कि इधर तो एक बोट बी है जिसमें 20 या ज़्यादा पैसेंजर है और एक बोट सी है जिसमें खाली 2 पैसेंजर है, ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि अगर वो थोड़ा सा रास्ता चेंज करेगा तो इधर वाले से टक्कर लगेगी तो 20 पैसेंजर जाएंगे, और इधर वाले से लगेगी, इधर वाले को बचाता है तो 2 ही बचते हैं। तो वो क्या करता है, 20 को बचाने के चक्कर में जो सी बोट के अंदर 2 पैसेंजर थे उधर से रास्ता काट के, और वो उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो सी बोट डूब जाती है और 2 पैसेंजर मर जाते हैं और 20 पैसेंजर बच जाते हैं, और उसकी खुद की बोट और बोट का अंदर से जन जन और जो भी माल वगैरह है वो बच जाता है, ठीक है। तो उसको पता है कि भाई अगर वो इस तरीके से रास्ता काटेगा तो सी बोट डूबनी ही डूबनी है, ठीक है। तो ऐसे उसने रिस्क उठाई, तो वो उसका कार्य क्या है, जस्टिफाइड है, और ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने क्या है, वो कुछ बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए उसने क्या किया, छोटा नुकसान किया, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने दो दो जनों को तो मारा ही है, अगर वो 2 जनों को नहीं मारता तो 20 जने मरते, ठीक है। और हो सकता है सारी मरती, तीनों जहाज भी टूटते। तो एक बड़े हानि को बचाने के लिए छोटा मोटा नुकसान किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन गुड फेथ में होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जानबूझ के आपने कर दिया, ठीक है। A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does with the intention or in good faith of saving life and property. Here it is found that the harm to be prevented was so nature and so eminent excuse is not guilty of offense। मान लो आपको पता है अपने इंडिया में घर क्या होता है, और ये कहीं पर भी वो घर क्या होते हैं, एक से एक दीवार लगा के घर होते हैं, जस्ट एक घर में आग लगी, ठीक है। तो उससे क्या है, आग फैले जा रही थी, तो उसने आग फैलने से पहले ही आपास में जो जहाँ पर
जिस घर में आग लग रही थी उसके आसपास के घरों को तोड़ दिया ताकि उसको आग फैलने से रोका जा सके। तो यहाँ पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर वो नहीं तोड़ता तो आगे से आगे फैलती आग और बाकी के जितने भी घर होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी रिस्क उठाई जा सकती है बड़ी रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है, अगला सेक्शन है इम्पोर्टेंट सेक्शन 20। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। डॉली इन कैपेक्स, डॉली अपराध करने में सक्षम नहीं है। ठीक है ना, ये सेक्शन 20 कहता है। ठीक है, डॉली मतलब चाइल्ड। ठीक है, तो एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। वैसे चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है बीएनएस में, शायद 2B के अंदर चाइल्ड डिफाइन है। सेक्शन 2B, बच्चा, बच्चा कौन है यहाँ पर, जो 18 साल से कम है। सॉरी 2-3 के अंदर दे रखी है चाइल्ड की डेफिनेशन, बच्चा कौन है 2-3 के अंदर, कि जो 18 साल से कम है। ठीक है, वो BC बोलने की आदत पड़ रखी है क्योंकि CRPC और IPC होती थी। ठीक है, तो बच्चा कौन है जो 18 साल से कम है। लेकिन 18 साल से कम है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा है तो अपराध नहीं है। केवल 7 साल से जो कम का बच्चा है उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है तो वो अपराध नहीं है। बाकी से तो है, 7 से ऊपर के वालों से तो है, अभी भी वही लैंग्वेज है। ठीक है, तो बच्चे की डेफिनेशन देने से ये नहीं 18 साल तक के सारे माफ हो गए। ठीक है, फिर है इसमें एक लैटिन मैक्सिम है, डॉली इन कैपेक्स, मतलब बच्चे द्वारा अपराध, बच्चा अपराध करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, फिर सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अगर 7 से 12 साल का बच्चा है और अगर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कार्य की प्रकृति को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता है, तो अपराध नहीं है। अगर समझ सकता है, ठीक है, मैच्योरिटी है उसमें, ठीक है, तो अपराध है। नहीं मैच्योरिटी है, डॉली कैपेक्स इसमें जो चलता है लैटिन वो चलता है डॉली कैपेक्स। ठीक है, अगर मैच्योरिटी है, अनेबल टू अंडरस्टैंड है, तो उसका अपराध माना जाएगा। जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above 7 year of age and under 12 year of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of nature and the consequences of his conduct and occasion। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीजें, अगर कि उसने कोई कार्य किया और उसका कार्य अपराध है या नहीं है, अगर ऐसा उसको समझ है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, कॉन्सिक्वेंसेस पे, ठीक है, रिजल्ट पे और उसके अंडरस्टैंडिंग पे, तो ही अपराध माना जाएगा, नहीं तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे इसके अंदर एक केस भी है, जैसे कि उल्ला महापात्रा का भी केस है और बहुत सारे भी केस है। उसमें ये कह रखा है कि जैसे कोई बच्चा है जो हाथ में चाकू लिए है कि आज तो मैं तुझे मारूंगा ही मारूंगा, करते करते चिल्लाते चिल्लाते वो उसको मार ही देता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे का कोई बचाव नहीं माना है कोर्ट ने माना है कि उसका इंटेंशन था, उसको नॉलेज भी थी कि भाई चाकू हाथ में है और वो चिल्ला भी रहा था और वो मारना चाहता था और उसने वो काम कार्य कर भी दिया। ठीक है, तो इसको सफिशेंट मैच्योरिटी थी, वो जानता था कि भाई अगर ऐसा करूंगा तो उसकी मर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें आती है। ठीक है, फिर अगला है सेक्शन 23। कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन, सॉरी 22 है पहले, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, पागल व्यक्ति का अगर कोई कार्य है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, मैग्नोटन का केस इसके अंदर है। ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ doing it by reason of unsoundness of minds is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। ठीक है, पागल व्यक्ति को छूट दी गई है। ठीक है, और पागल व्यक्ति के प्रति आप अगेंस्ट आप प्रतिरक्षा भी ले सकते हो। ठीक है, आगे प्राइवेट डिफेंस में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरक्षा भी ले सकते हो। तो ये कह रहा है कि पागल व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं जा आता है। ठीक है, सेक्शन 23 है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, अगर उसे कोई नशा अगर दे दिया, चाहे शराब है चाहे किसी भी तरह का नशा है, वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध दिया गया है तो उसको मतलब अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, मतलब वो उस टाइम वो कार्य कर रहा है इस रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशे की हालत में, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो ये जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, that he is doing what is either wrong or contrary to law। ठीक है,
कि वो ये भी नहीं जानता है कि ऐसा करना कानून के विरुद्ध है या नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। बस खाली शर्त इतनी है कि इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए, ठीक है। नशा ऐसा नहीं है कि खुद ही नशा करके बैठ गया फिर कहता है कि भाई मैं तो जानता ही नहीं था इसके बारे में कि मैं नशे में था या ऐसा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। किसी ने ज़बरदस्ती उसको क्या कर दिया है, नशे में नशा दे दिया, और नशे की हालत में उससे अगर कोई गलत कार्य हुआ है या करवाया गया है तो वो मतलब प्रोटेक्टेड है, वो उसका अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन नेक्स्ट है 24 क्या कहता है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। यहाँ पे वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है 24 के अंदर, मतलब स्वेच्छा से है, मतलब आप मतलब इसमें कोई ऐसा कोई एक्ट करते हो पर्टिकुलरली जिसका आपको नॉलेज है या उसका आपके लिए इंटेंशन है, तो वो आपके अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। जैसे इसमें एक केस भी है कि जैसे एक व्यक्ति जाता है, शादियों का सीजन चल रहा है, खाना खाने जाता है, ठीक है। खाना खाने जाता है, एक बच्चा कोई परेशान कर रहा होता है, उसके जेब में बंदूक होती है और बंदूक वो निकाल के उसे गोली मार देता है। होता वो थोड़े बहुत नशे में, शादी में सब दारू वारू पीते हैं, वो भी नशे में था। वो ये नहीं बोल सकता, उसको पता तो था ही कि भाई है ना जेब में पिस्तौल है और पिस्तौल से उसको मारा जा सकता है, ठीक है। तो उसको सफिशिएंट नॉलेज था उसका इंटॉक्सिकेशन में भी, तो उसको इस बात का प्रोटेक्शन नहीं मिला, ठीक है। तो नथिंग विच इज नॉट इंटेंटेड, nothing sorry in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, मतलब जब तक अपराध नहीं होगा जब तक एक particular knowledge और intention ना हो, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if the had the same knowledge as he would had नॉट बिन इंटॉक्सिकेटेड, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे वो नशे में नहीं था और उसको पर्याप्त नॉलेज थी कि वो क्या कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसको पनिशेबल किया जाएगा, ठीक है, as he would have had if he had not been intoxicated, ठीक है, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge, और वही सेम बात लिख रखी है, जब तक कि वो ये साबित ना करे, जब तक कि वो ये नहीं बताए कि उसका जो ये इंटॉक्सिकेशन है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, ठीक है, तब तक उसको वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन माना जाएगा और माना जाएगा कि उसको उस कार्य को करने के लिए पर्टिकुलर नॉलेज और उसका पर्टिकुलर इंटेंशन था, ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 25। 25 क्या कहता है, एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कोज डेथ और ग्रीवस हर्ट डन बाय कंसेंट। अब क्या होता है कि सहमति देती, ठीक है, सहमति देती ऐसा कार्य करने के लिए कि उसमें डेथ और ग्रीवस हर्ट तो कोज नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं। जैसे कई बार होते हैं दोस्त आपस में लड़ाई धक्का मुक्की कुछ तो कुश्ती करने का क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंसेंट दी जाती है, एक दूसरे की क्या है, सहमति दी जाती है कि हाँ हम इस चीज़ को, कई बार पंजे लड़ाने का होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ऐसे कार्य करने के लिए उसमें सहमति दी जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं अपन, क्योंकि इसमें एक लैटिन मैक्सिम है, वॉलंटी नॉन फिट इंजरिया, मतलब वॉलंटरली आप हार्म कोस करने के लिए राजी होते हो तो वो इंजरी का आपके आधार नहीं बनती है, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, ठीक है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कोज डेथ और ग्रीवस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कोज डेथ और ग्रीवस हर्ट और डेथ करने का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी ग्रीवस हर्ट वो होती है कि जैसे आपने हड्डियाँ तोड़ दी, दांत तोड़ दिया, ठीक है, इस टाइप के नहीं होने चाहिए, आँख फोड़ दी, ठीक है, और डेथ सब जानते हो मृत्यु करने का नहीं होना चाहिए। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कोज और बी इंटेंटेड टू डूअर टू कोज टू एनी पर्सन अबव, इसमें एज का इम्पोर्टेंट है, इसमें एज है 18 ईयर अबव मानी गई है, ठीक है, 18 ईयर हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर डेट हार्म, ठीक है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपनी सहमति देता है कि ऐसी वो ऐसा हार्म वो क्या कर सकता है, सफ़र कर सकता है, तो क्या कर सकते हैं, बाय एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कोज टू एनी सच हार्म हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ डेट हार्म, मतलब
ऐसे रिस्क उठाने के लिए, ऐसी इंजरी उठाने के लिए वो अपनी कंसेंट देता है। और कंसेंट कौन देगा? 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कंसेंट देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे ए एंड जेड एग्री टू फेंस, मतलब ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। फेंसिंग करने के लिए ए और जेड आपस में मतलब फन के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, आमोद प्रमोद के लिए क्या करते हैं? मतलब फेंसिंग करने के लिए राजी होते हैं। ठीक है, दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर सफर एनी हार्म। ठीक है, इसमें ये जो इन्होंने एग्री हुए हैं, तो इस एग्री में एक दूसरे को फेंसिंग के लिए क्या हुआ है? एग्री हुए हैं। अगर इससे कोई नुकसान होता है तो उसके लिए ये दोनों एग्री हैं। In the course of such fencing may be caused without foul play if A while playing fairly hurts Z। तो अगर A ने अगर कोई मतलब अच्छे से खेलते हुए फेयरली, मतलब बिना किसी गलत इंटेंशन के खेलते हुए अगर Z को कोई चोट पहुंचा दी, नुकसान पहुंचा दिया, तो A का जो कार्य है वो मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अगला है सेक्शन 26। नथिंग इज एन विच नथिंग विच इज एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। ठीक है, ऐसा कोई कार्य जो मतलब इंटेंशन उसका डेथ कॉज करने का नहीं होना चाहिए और पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जाता है, कंसेंट से किया जाता है, तो वो कार्य मतलब कार्य क्या नहीं है? अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे nothing which is done in good faith, nothing which is not intended to cause a death is an offense by reason of any harm which it may be caused to be intended by doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm to take risk of that harm। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य जो मतलब विदाउट इंटेंशन और बेनिफिट के लिए और किसी के बेनिफिट के लिए कंसेंट से अगर कोई किया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो हार्म है वो डेथ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई कार्य मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल ए अ सर्जन knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z। ए क्या है? एक डॉक्टर है, वो सर्जरी करता है जेड की। ठीक है, ये जानते हुए कि वो क्या है? डेथ कोज कर देगा। ठीक है, सफर्स अंडर ए पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग द जेड डेथ, लेकिन जेड की वो मृत्यु करने का कोई उसका आशय नहीं होता। तो नथिंग इज अपन सेक्शन 27 पे चल रहे थे कि नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age, a person of an unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or the other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or intended to by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause that person। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा है, कोई अनसाउंड पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी सहमति नहीं दे सकता, उसके बिहाफ पे सहमति या तो उसके गार्जियन देते हैं या जिसके पास लोकल चार्ज होता है उस पर्सन का वो देता है और ऐसे कंसेंट देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई देता है तो ऐसा कोई अगर उसको हार्म कोज हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सन जो माना गया है वह पर्सन की एज है, चाइल्ड, एक तरह से बच्चा। ठीक है, वो 12 साल से कम की उम्र मानी गई है। देखो चाइल्ड के लिए अलग अलग एज दे रखी है। जैसे अपराध के लिए सेक्शन 20 में 7 साल की एज मानी गई है। ठीक है, जबकि 2-3 के अंदर चाइल्ड को 18 साल से नीचे है वो चाइल्ड है। यहाँ पर जो चाइल्ड है या असमर्थ व्यक्ति जो बताया है वो 12 साल से कम का है। ठीक है, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता या कोई अनसाउंड पर्सन है। ठीक है, तो उसका जो उसके बिहाफ पे अगर कोई देता है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोवाइडेड एट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। कहने का मतलब है ऐसी कंसेंट ऐसे इसलिए नहीं देती कि आप स्वेच्छा से उसकी मदद मर्डर कर सकते हो या हत्या कर सकते हो या उसको डेथ कोज कर सकते हो। ठीक है, डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट knows to be likely to cause a death or for any purpose other than the preventing of a death or grievous hurt or the क्यूरिंग ऑफ ग्रीवस हर्ट और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, और ऐसी कोई सहमति इसलिए नहीं दी गई है कि मतलब आप उसकी डेथ कर सको। जब तक कि डेथ करना ज़रूरी या ग्रीवस हर्ट करना ज़रूरी है, उसकी लाइफ को बचाने के लिए ज़रूरी ना हो, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते।
द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवस हर्ट, और आप उसको ऐसी कोई गौर पत्ती भी नहीं दे सकते हैं वो, जो अगर उसकी जान को बचाने के लिए ऐसी गौर पत्ती देना ज़रूरी है तब तक नहीं दे सकते जब तक ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, और किसी ऐसी चीज़ों का आप अबेटमेंट या दुष्प्रेरण भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जैसे इसका इलस्ट्रेशन ए इन गुड फेथ, जैसे राम इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट चाइल्ड कंसेंट, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए चाइल्ड के कंसेंट देता है। As he is a child cut for a stone by a surgeon knowing it to be likely the operation will cause the child death, ये जानते हुए कि अगर ऑपरेशन हुआ तो हो सकता है कि मे बी चाइल्ड की डेथ हो जाए, ठीक है। तो स्टोन सर्जरी के लिए मतलब कंसेंट देता है चाइल्ड के बिहाफ पर उसका गार्जियन, ठीक है। बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज चाइल्ड्स डेथ, उसका इंटेंशन किसी माँ बाप का अपने बच्चों को मारने का तो इंटेंशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर रामलाल का भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। ए इज विद इन एक्सेप्शन, और इन सच ए को क्या मिलेगा, एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा। अगर बाय द वे ऑपरेशन करते हुए चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ए का अपराध रामलाल का अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। रामलाल कौन है यहाँ पे, ए है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 28, सेक्शन 28 है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, डर और भ्रम में अगर कोई कंसेंट देती, सहमति देती, डर के देती या भ्रम में देती, तो उसका भी मतलब है आपको लाभ मिल जाएगा। आपके द्वारा अगर ऐसे डर में या भ्रम में अगर कोई काम हुआ है तो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, अगर आपने कोई सहमति दी है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी, अंडर फियर और कंसेप्शन, तीन तीन चीजें दे रखे वैसे इसके साथ। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर और ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी की फियर से, ठीक है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है, तथ्यों का भ्रम है या भूल है जो भी है। इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, वो पर्सन जानता है कि ऐसी सहमति वो क्यों दे रहा है, डर के कारण या भ्रम के कारण दे रहा है, तो उसकी जो सहमति है वो सहमति नहीं मानी जाएगी। बी है इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, पहले भी पढ़ा था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंटॉक्सिकेशन, कहने का मतलब है ऐसा कोई दिया जाता है कि वो मतलब या तो नशे में है या फिर वो पागल है, unable to understand the consequence nature and consequences of that to which he is gives his consent, जिसके कारण वो कार्य की प्रकृति के बारे में या उसके परिणामों के बारे में नहीं जान सकता है, तो ऐसी कंसेंट को भी कंसेंट नहीं माना गया है, ठीक है। अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, अगर कोई ऐसी कंसेंट सहमति 12 साल से कम की आदमी द्वारा या बच्चे द्वारा जो भी है उसके द्वारा दी जाती है तो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो तीन चीज़ों में फियर और मिसकंसेप्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, और 12 साल से कम है, अगर ऐसी कोई सहमति ली जाती है तो सहमति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 29 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज्ड, एक सेक्शन आया था आगे, ठीक है, कि कंसेंट से आप अगर कोई कार्य करवाते हो जिसमें आप 18 साल से ऊपर के हो तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद ये है कि अगर ऐसा कोई कार्य वो अपने आप में ही अपराध है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे आपने थप्पड़ मारने का कॉन्ट्रैक्ट किया, थप्पड़ मारना अपराध है, ठीक है, 323 आईपीसी जैसा कि है, ठीक है, तो थप्पड़ मारना अपराध है तो ये इसमें घोषित नहीं होंगे। जैसे इसने बोल भी दिया एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25, 26 और 27, ठीक है, इनका ये अपवाद है। डू नॉट एक्सटेंड द एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली, जो अपने आप में ही अपराध है उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हमने सिंपली थप्पड़ मारने का किया है, क्योंकि थप्पड़ मारना एक सिंपल हर्ट और सिंपल हर्ट अपराध है, ठीक है। फिर of any harm which they may cause or intended to cause or to known be likely to cause the harm the person to given the consent और उस behalf the consent is given, ठीक है। causing miscarriage unless the causing, जैसे कि मतलब causing miscarriage करना अपने आप में अपराध है, ठीक है, बीएनएस के अंदर भी, ठीक है।
तो उसका आप बचाव नहीं ले सकते हो। जब तक कि वो मिसकैरेज है उस वुमन की लाइफ बचाने के लिए नहीं किया गया है, तब तक आप उसका बचाव नहीं ले सकते। तो कॉज़िंग आपने अगर मिसकैरेज किया है, तो आप ऐसा कह दोगे मिसकैरेज से तो औरत को तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा करके बचाव ले लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिसकैरेज करना अगर जब तक कि उस औरत की ज़िंदगी का सवाल नहीं हो, तब तक वो मतलब प्रोटेक्टिव नहीं है, ऑफेंसिव माना जाएगा। इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which it may cause or intended to cause the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm. The consent to the woman or her guardian to causing such miscarriage is do not justified. अगर मान लो महिला भी ये कहती है कि ऐसा मिसकैरेज करने के लिए मैंने ही कहा था, तो वो बचाव जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि महिला की सहमति थी। महिला की सहमति हो चाहे नहीं हो, अगर जब तक उसकी ज़रूरी नहीं है कि भई उसकी लाइफ को बचाने के लिए, तब तक कॉज़िंग मिसकैरेज नहीं हो सकता, ठीक है? उसके बाद है सेक्शन 30, नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म्स व्हिच इट मे कॉज़ टू अ पर्सन फॉर whose benefit it is done in good faith even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent, no guardian or other person in lawful charge him from him it possible to obtain consent in time for the thing to be done for with benefit। ठीक है, अब ऐसा कोई कार्य, इसमें हेडिंग है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। मतलब ऐसा कोई कार्य किया जाता है पर्सन के बेनिफिट के लिए जिसमें किसी की भी कंसेंट नहीं ली जाती है, विदाउट कंसेंट किया जाता है, ठीक है, तो भी प्रोटेक्टिव है। कैसे प्रोटेक्टिव है? मान लो उसके गार्जियन है ही नहीं, ठीक है, किसी के पास उसका लॉफुल चार्ज है ही नहीं, या वो इनकेपेबल है, ठीक है, कंसेंट देने के लिए, और कोई कोई कार्य या जैसे मान लो ऑपरेशन करना वगैरह ज़रूरी है, तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे प्रोवाइडेड दैट हिज दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड। लेकिन ये अपवाद भी कब लागू नहीं होता है कि द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ वही है सेम, जानबूझकर मृत्यु करने का या हत्या करने का या मर्डर करने का या डेथ कोज करने का अटेम्प्ट और कमिटल नहीं होना चाहिए। बी है डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन इज नोज लाइकली टू कोज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। कहने का मतलब है ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि जिससे उस पर्सन की क्या है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जब तक कि उसकी जान को बचाने के लिए ज़रूरी हो, जब तक नहीं कोज करनी है, ठीक है। और द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ हर्ट हर्ट टू द अटेम्प्टिंग टू कोज हर्ट, वहाँ पे वॉलंटरी कोजिंग ऑफ ग्रीवस हर्ट था, यहाँ पे हर्ट है, ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज पे पूरा ध्यान होना चाहिए क्योंकि हमारा काम ही क्या है, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कोज हर्ट और एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट, ठीक है। और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, और ऐसे ही किसी अपराध का अबेटमेंट, ठीक है। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स और इनसेंसिबल ए सर्जन फाइंड डेड। जेड क्या होता है? घुड़सवारी करता है, और घोड़ा बहुत ही प्यारा था, और घोड़े से सवारी करते करते जेड क्या होता है, उस दिन उसका दिन खराब था, घोड़े से गिर गया नीचे। उसका जो सर्जन था उसने पाया कि वो तो इनसेंसिबल हो गया, उसकी कंसर्न तो नहीं ली जा सकती, लेकिन उसके माथे पे चोट आई है और उसका क्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर इस दौरान अगर जेट की मृत्यु हो जाती है ऑपरेशन करने के तो डॉक्टर का ये कार्य प्रोटेक्टिव है, डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो B53 ए नॉट इंटेंडिंग जेड दैट बट इन गुड फेथ है जेड बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए परफॉर्म द टर्पन, मतलब ऑपरेशन जो भी किया उसने, खोपड़ी को खोला। बिफोर जेड रिकवर इज पावर ऑफ जजिंग ऑफ हिमसेल्फ ए वाज कमिटेड नो ऑफेंस। तब तक वेट थोड़ा ना किया जाता है कि जब तक वो ठीक और कंसर्न, फिर डॉक्टर का क्या काम बाकी रह गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं और उनमें कोई अपराध नहीं माना जाता। उसके आगे है जैसे सेकंड एग्जांपल है ए इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, जेड मतलब टाइगर द्वारा उठा लिया जाता है। ए फायर करता है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शूटर में किल जेड, जानता है कि अगर गलती से जेड को भी लग सकती है, बट नॉट इंटेंटिंग टू किल जेड। इन गुड फेथ इंटेंटिंग जेड्स बेनिफिट एज बुलेट गिव्स जेड अ मोर्टल बाउंड। मतलब ए ने जैसे गोली चलाई तो ए की गोली से जेड को कुछ घाव हो गया, ठीक है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। अगर वो नहीं बचाता तो जेड तो वो टाइगर तो पूरा ही खा जाता जेड को, ठीक है।
उस तरीके से। ए थर्ड है, ए अ सर्जन सीज अ चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच इज लाइकली टू प्रूव अ फैटल अनलेस अ ऑपरेशन इज बी इमीडिएटली परफॉर्म्ड। कहने का मतलब है, एक बच्चे को देखता है और उसको देखने से पता चलता है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसके प्राणों का अंत हो जाएगा, मतलब ये मर जाएगा बच्चा, ठीक है। तो देर इज नो टाइम टू अप्लाई चाइल्ड गार्जियन, इतना समय नहीं है कि उसके गार्जियन के कंसेंट ली जाए, ठीक है। तो ए परफॉर्म द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ एंटिटीज ऑफ द चाइल्ड इंटेंटिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड बेनिफिट, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है। ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर विथ जेट जेड अ चाइल्ड प्यूपल पिलो होल्डर, मतलब ये एक घर में है, ठीक है, जिसमें जेड का क्या है, बच्चा है, ठीक है। प्यूपल पिलो होल्ड प्यूपल क्या है, नीचे, लोग नीचे खड़े एक ब्लैंकेट चादर तान के खड़े हैं। ए ड्रॉप द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप, ए ने उसे मतलब है बच्चे को उस छत से उस घर की छत से फेंका नीचे, ठीक है। नोइंग इट लाइकली टू फॉल मे किल द चाइल्ड, ये जानते हुए कि मतलब अगर ये ब्लैंकेट में नहीं गिर गया, जमीन पे गिर गया तो बच्चे की मौत भी हो सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड, लेकिन उसका इंटेंशन उस बच्चे को मारना नहीं था। And intending in good faith the child's benefit here, even if the child is killed by the fall, A has no commit an offense, ठीक है। तो अगर ऐसे करने से अगर वो बच्चा ब्लैंकेट में न गिर कर कहीं और जगह गिर जाता है तो इसने ए ने कोई अपराध इसके अंदर नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद है मियर पिक्यूनरी बेनिफिट एक्सप्लेनेशन है, पिक्यूनरी बेनिफिट इसके अंदर बेनिफिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बार बार बेनिफिट 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 एक बात कही गई है, तो यहाँ पर पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, धन संबंधी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, धन का लाभ इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। फिर है सेक्शन 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है। गुड फेथ में अगर आपने कोई कम्युनिकेशन किया है तो वो भी अपराध में नहीं आएगा, जैसे नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person, अगर वो मतलब उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है कोई कम्युनिकेशन, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ए अ सर्जन इज गोइंग is a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequences of the shock. A has committed no offense, though he knew it likely the communication might cause the patient's death. वो जानता था, एक डॉक्टर था ए नाम का, ठीक है। उसने अपने पेशेंट को ये कह दिया कि अब तुम तो मरोगे, जिंदा तो बचोगे नहीं, ठीक है। और वो जानता है कि वो अगर नहीं कहूंगा तो भी मरेगा और कह दिया तो भी मरेगा, ठीक है। अब उस बात को सुनकर, उस डॉक्टर की बात को सुनकर वो तुरंत ही मर जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने पे ऐसा नहीं कह सकते कि उसने कहा डॉक्टर ने इसलिए वह मर गया जल्द से, अगर वो नहीं कहता तो भी मरता, ठीक है। तो यहाँ पर उस जो डॉक्टर का जो कार्य है कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड है और उसमें उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 32 है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, ठीक है। ऐसा कोई कार्य जो धमकी द्वारा किसी पर्सन द्वारा करवाया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे धमकी से अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य नहीं माना जाता, ठीक है, सॉरी ऑफेंस नहीं माना जाता। जैसे सेक्शन 32 पढ़ते अपन, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर नहीं होना चाहिए, ऐसा करने के लिए ऐसा धमकी से आप मर्डर नहीं कर सकते। एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू बाय थ्रेट, वो विवश किया जाता है धमकी देकर ऐसा काम करने के लिए, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेट इंस्टेंट डेट टू डेट पर्सन, ठीक है, will otherwise be the consequences, ठीक है। जैसे प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑन इज ऑन अकॉर्ड, मतलब खुद की कंसेंट नहीं होनी चाहिए, फॉर ए रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ ए शॉर्ट of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब है उस पर्सन का मतलब खुद की कंसेंट से वो नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, विदाउट कंसेंट वो विवश किया जाना चाहिए कि ऐसा वो करे, ऐसी धमकी से वो कोई कार्य करे, ठीक है। कंसेंट अगर है, कंसेंट ऐसी है कि भाई छोटा मोटी चोट उससे पहुंच सकती है, ठीक है, और वो इसलिए कोई चीज को ज्वाइन कर लेता है या गलत कार्य कर लेता है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन 1 और 2 इसका क्या कहता है, 1 में देखना, ए पर्सन हु इज ऑन अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, ठीक है। एक व्यक्ति था अपनी इच्छा से
बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, मतलब पीटे जाने के डर से उसने क्या किया, क्या करता है, ज्वाइन है गैंग ऑफ डकैतों की, डाकुओं की टोली को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। नोइंग इज करेक्टर, वो उनके बारे में जानता है ये बदमाश आदमी है, फिर भी ज्वाइन कर लेता है। इज नॉट एंटाइटल टू द बेनिफिट फॉर एक्सेप्शन, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों, ऑन द ग्राउंड ऑफ हैविंग कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट टू डूइंग एनीथिंग इज एन ऑफेंस बाय लॉ, अगर उसके उन डाकुओं के कहने पर वो कार्य किया है तो अपराध माना जाएगा, ठीक है। सेकंड एक्सप्लेनेशन टू है, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले वाले में तो अपनी इच्छा से उसने क्या किया है, ज्वाइन किया। दूसरे में क्या है कि डकैत की टोली को वो ज्वाइन कर लेता है। एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जांपल स्मिथ, जैसे एक लोहार होता है, लोहार को डाकू कहते हैं कि तू हमारे साथ चल और इस फलाने ताले को खोलने के लिए कुछ ना कुछ टूल या औजार बना, ठीक है। वो औजार बनाता है ताकि वो उसके घर के अंदर घुस सके और चोरी या जो भी है डकैती लूट वगैरह कर सके। तो ऐसे में उसका जो लोहार को जो कार्य है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मारा जाता, ठीक है। तो अगला है एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है। ट्रिफलिंग एक्ट बीएनएस के अंदर पनिशेबल नहीं है, छोटे मोटे तुच्छ कार्य है। कहने का मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन इट causes एंड दिस इज इंटेंडेड टू cause और that is known is likely to cause any harm if that harm is so slight, so मतलब छोटे छोटे हैं, ठीक है। नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंपेल ऑफ सच हार्म, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उनके बारे में ना तो कंप्लेन करेगा और ना ऐसे हार्म को वो कोई हार्म समझेगा, ठीक है। तो इसकी एक लैटिन मैगजिम है, डी मिनिमस क्रूट लेक्स, ठीक है, नॉन क्रूट लेक्स इस क्यूरेट लेक्स, इसका मतलब ये है कि विधि क्या होती है, तुच्छ बातों पे, छोटी मोटी बातों पर विधि ध्यान नहीं देती है। ऐसे तो फिर रोज ही अपराधों के मतलब क्या बोलेंगे, बंडल के बंडल बन जाएंगे और कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है उससे डबल केस क्या हो जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एक जो सेक्शन थे, सेक्शन 14 से लेकर अभी अपन ने 33 तक ही देखे हैं। इनमें मोटे मोटे तौर पे मतलब ये जनरल एक्सेप्शन क्या है वो उनके बारे में मैं आपको बताया है। इनके कुछ केस लो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेक्शन 14 के ऊपर है, 14 में है स्टेट वर्सेस शिव मंगलदास। इस केस में क्या हुआ था, स्टेट वर्सेस शिव मंगलदास, इसमें क्या हुआ था कि पुलिस ऑफिसर ने कमांड दी और कमांड के कारण काम कर दिया। जैसे एग्जाम्पल भी था, ठीक है, ये एग्जाम्पल मोस्टली केस लो से लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर वो कार्य किया है उसने तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा केस है जैसे चरणदास नारायण सिंह वर्सेस स्टेट। इट वाज हेल्ड दैट ओनली लीगल ऑर्डर्स ऑफ ऑफिसर शैल बी ओबेड, मतलब सारे काम करने के लिए बाउंड नहीं है पुलिस ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मतलब हंसी मजाक में या इंटेंशनली ऐसा कोई काम कह दिया और कह दिया कर दिया और उसने तो वो ऑफेंस है। तो सारे एक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, केवल जो मतलब जो विधि द्वारा है वो ही प्रोटेक्टेड है। ये कहा गया था चरणदास वर्सेस नारायण सिंह वर्सेस स्टेट में, ठीक है। अगला जो केस है वो केस है, इसमें है सेक्शन जो 14 पढ़ा अपन ने, ये तो थे 14 के केस, ठीक है। सेक्शन 16 के केस है अपने पास। अगर कोर्ट के ऑर्डर में अगर कोई काम किया जाए, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर में अगर कोई काम किया जाए तो वो भी क्या है, पनिशेबल नहीं है, ठीक है। एक जो सेक्शन जो 15 है उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, बांदुकुई वर्सेस एम्परर। इसमें क्या होता है, एक ओल्ड लेडी होती है, वो रात के अंधेरे में एक न्यूड लेडी को देखती है और कोई छड़ी या लकड़ी लेकर उसको मार देती है, ठीक है। तो उसका कार्य जस्टिफाइड बाय लॉ था। तो उस अपीलेट कोर्ट कंसिडर्ड द ओल्ड लेडी एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, तो उसका कोई अपराध नहीं माना था। उसके बाद अपन कर सकते हैं जैसे आर वर्सेस प्रिंस का केस है कि द अक्यूज्ड वाज चार्ज विद द किडनैपिंग ऑफ अ माइनर गर्ल। इसमें क्या होता है, अभियुक्त जो होता है वो क्या, जो माइनर गर्ल होती है उसका किडनैपिंग करने का उस पर चार्ज लगता है। अब वो क्या लेता है, वो कहता है कि मेरा तो कोई मेंसरिया तो नहीं था, लेकिन क्योंकि किडनैपिंग के लिए तो वैसे ही मेंसरिया नहीं होता है, ठीक है। और द अक्यूज्ड कुड नॉट प्रेजेंट डिफेंस ऑफ सेक्शन 79, सॉरी सेक्शन 79 जो जस्टिफाइड बाय एक्ट है। सेक्शन 16 का ये केस है आर वर्सेस प्रिंस। इसमें ये नहीं कह सकता कि केस उसका जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड मतलब देखने से लड़की व्यस्क लग रही थी, ठीक है, क्योंकि किडनैपिंग जो होती है वो अवयस्क की होती है, ठीक है।
तो मतलब व्यस्क लग रही थी, ऐसा उसका कहना जस्टिफाइड नहीं बनाएगा उसके एक्ट को, और वो पनिशेबल था। ठीक है, उसके बाद सेक्शन है, जैसे सेक्शन आप ले सकते हो, सेक्शन अपन ने पढ़ा था नेसेसिटी वाला। ठीक है, नेसेसिटी का अपन ने सेक्शन जो पढ़ा था सेक्शन 19 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 19 के अंदर एक्ट लाइकली टू कोज हार्म विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन नॉट है। सेक्शन 19 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है इसको। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें एक लैटिन मैक्सिम है, क्वाड नेसेसिटेट नॉन हैबिट लेगम, मतलब नेसेसिटी नोस नो लो, मतलब आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती है। ठीक है, और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत फेमस केस है आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन, बहुत सारे एग्जाम में आया भी है। इसमें क्या होता है कि है ना, एक शिप में बैठे बैठे एक चार जने होते हैं, वो दूसरे टापू पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर खाने पीने या कोई भी कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर ये क्या करते हैं कि उनमें एक छोटा होता है, मतलब छोटा बच्चे टाइप कह लो या 18 साल से कम का व्यक्ति कह लो। ठीक है, वो व्यक्ति होता है और उसको क्या होता है, वह मारकर खा जाते हैं। फिर बाद में जब केस होता है तो वो ऐसा मतलब वो देते हैं कि मतलब है ना, हमारे अगर उसको मारकर नहीं खाते तो हम है ना, हम मर जाते हैं। ठीक है, बाकी तीन व्यक्ति ये बचाव कोर्ट में पेश करते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप खुद की रक्षा के लिए आप दूसरे की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर उनको बेनिफिट नहीं मिला था। सेक्शन जो है अपना 19 है, नेसेसिटी का, उनको बेनिफिट नहीं मिला था। ठीक है, तो आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन अपन एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस केस शिवरिक्ड सेलर्स किल्ड अ बॉय traveling along with them for food and everyone fed upon the body. ठीक है, it was found that if sailor had not killed the boy they would not have survived without. sailor took defense of necessity, उन्होंने क्या लिया था, necessity का मतलब डिफेंस लिया। कोर्ट ने माना कि डेलिब्रेट किलिंग, उन्होंने जानबूझ के की थी ना हत्या, अपने को भूख से बचाने के लिए। ठीक है, ऑफ ए पर्सन हाउ एवर ग्रेट द टेम्पटेशन might be cannot be justified to be necessity, sellers liable for murder। ठीक है, बाकी लोगों को क्या है, मर्डर के लिए लाइबल माना था। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन सेक्शन जो है मैंने बताया था सेक्शन 20 डॉली इनकैपेक्स है, 7 साल से कम का बच्चा अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 21 है, 21 में डॉली कैपेक्स है। ठीक है, इसमें आप अब्दुल सत्तार का केस था, कुछ बालक थे 11 साल से कम के थे। ठीक है, 7 से 11 के बीच में थे, दुकान वाले का ताला तोड़ा और सामान ले गए। ठीक है, तो अगर सफिशिएंट मैच्योरिटी है तो उनका अपराध माना गया। ठीक है, उल्लभ महापात्रा का केस है, मोस्ट है, मैंने बताया था, एक बच्चा है चाकू लेकर दौड़ता है और हत्या कर देता है, तो यहाँ पर कोर्ट ने माना कि बालक मर्डर के लिए लायबल है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो है सेक्शन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर मैंने बताया सेक्शन 22 के अंदर मैग्नोटन का केस है, इसमें प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं आप अनसाउंड व्यक्ति के अगेंस्ट। ठीक है, दो तरह की इंसैनिटी होती है, मेडिकल और लीगल इंसैनिटी। ठीक है, मेडिकल इंसैनिटी क्या होती है, ये हर तरह की जो पागलपन है उनको का काउंट करती है, लेकिन लीगल इंसैनिटी केवल उसी टाइम होती है जब आप कोई अपराध कर रहे हैं और अपराध करते वक्त अगर आप पागल है तो लीगल इंसैनिटी काउंट होती है। ठीक है, मेडिकल इंसैनिटी लीगल इंसैनिटी नहीं होती है, जबकि जितनी भी लीगल इंसैनिटी होती है वो मेडिकल इंसैनिटी तो होती है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इंसैनिटी किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन लीगल इंसैनिटी अपराध करते टाइम होनी चाहिए, उस एक्ट को करते टाइम होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल इंसैनिटी की लिस्ट लंबी है, लेकिन लीगल इंसैनिटी कहीं छोटी है, मतलब अपराध करते टाइम ही देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को जो इंसैनिटी लेनी है वो लीगल इंसैनिटी लेनी, नॉट अ मेडिकल इंसैनिटी। ठीक है, अपराध करते टाइम इंसान होना चाहिए पर्सन। ठीक है, इसके अंदर है कांजी कुर्सी वर्सेस स्टेट का केस है। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 22 में। इसमें क्या बता रहा है ये कि एक व्यक्ति महाभारत को अपने आप को महाभारत का अर्जुन मान लेता है और अपने बच्चे और पत्नी की हत्या कर देता है, सरपंच के सामने जाके कह देता है कि मैंने हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें अक्यूज को कोर्ट ने लाइबल नहीं माना है, पागल माना है। ठीक है, और लाइबल नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद जैसे उसके बाद केस है, इसके अंदर सेक्शन जो है एक्ट ऑफ ए पर्सन कैपेबल ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कोज अगेंस्ट विल। ठीक है,
मतलब 23 के अंदर केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। इसमें क्या होता है कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभियुक्त शराब के नशे में था, खाने का प्रोग्राम में गया और वहां बालक ने कुछ बात नहीं मानी तो पिस्तौल निकालकर बालक को गोली मार दी और हत्या कर दी। ठीक है, कोर्ट ने शराब के नशे में नहीं माना, कोर्ट ने इसमें बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि वहाँ बंदूक का निकालना, गोली मारना उसको नॉलेज था, सफिशिएंट कोर्स था। ठीक है, इतना तो होश था उसको गोली मारते टाइम कि वो किसी को मर्डर कर दे, तो इसमें कोर्ट ने बेनिफिट नहीं दिया। उसके बाद जैसे इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन एक और है, जैसे सेक्शन जो है सेक्शन 24 के अंदर केस है सारथी वर्सेस स्टेट। सारथी वर्सेस स्टेट में कहा था अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को पीटा, ठीक है, और घसीट कर छत पर ले गए और छत से नीचे फेंक दिया और डिफेंस लिया कि हम तो नशे में थे, नशे में ही घसीट के ले गए और घसीट के ऊपर से नीचे फेंक दिया हमने। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने है ना उनको बेनिफिट नहीं दिया। कोर्ट ने इसलिए कि भाई तुम उसको घसीट के ऊपर लेके गए और रुके और छत से नीचे फेंका, तुम्हें सफिशिएंट नॉलेज था कि छत से नीचे गिरेगा, नशे में था तो तुम उसको घसीट के छत के ऊपर कैसे लेके गए। ठीक है, इतना तो तुम्हें ज्ञान होना ही नहीं चाहिए था। तो कोर्ट ने इसका बेनिफिट नहीं दिया और उनको लाइबल फॉर द मर्डर ठहराया। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन है आपका, वो सेक्शन आपका है मतलब एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कोज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। ठीक है, सेक्शन है 26 के अंदर केस है सुखराव कविराज वर्सेस स्टेट। नॉट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्जरी देन एक्ट ऑफ ऑपरेशन और सर्जरी मतलब आप ऑपरेशन करने जा रहे हो और ऑपरेशन के लिए आपके पास पूरे औजार ही नहीं है। ठीक है, तो आपका एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं तो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, मेरा इंटेंशन उसको मारने का। हाँ, आपका इंटेंशन मारने का नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि सर्जरी करने के लिए कुछ एक वेपन का यूज़ होता है और वो वेपन आपके पास है ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ही नहीं, तो आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका एक्ट जो है एक्सक्यूजेबल नहीं है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सुखराव कविराज वर्सेस स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है ऑपरेशन करने के लिए जाता है और डेथ हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन करने के उसके पास पर्याप्त साधन ही नहीं होते, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन अपन पढ़ते हैं अपन लास्ट एक लास्ट सेक्शन के और अपन केस लॉस देख लेते हैं। फियर और मिसकंसेप्शन के अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट है ये भी क्या सेक्शन, फियर और मिसकंसेप्शन के अंदर सेक्शन 28 अगर कोई सहमति दी जाती है तो सहमति नहीं मानी जाएगी। इसके अंदर केस लो है आर वर्सेस विलियम्स क्या कहता है सेक्शन 28 के अंदर कि द डिपेंडेंट वॉज द teenaged complainant singing teacher and he had sex with her, telling her that his action were a method of remedying her breathing and improving her singing quality. The girl agreed, believing that she was being subject to the medical or surgical intervention. द कोर्ट मतलब एक टीचर था, सिंगिंग टीचर था। ठीक है, वो क्या करता था, एक लड़की को गाना बजाना सिखाता था। ठीक है, कि भाई गाना ऐसे गाना गाने के बहाने वो सेक्स करता था। अब सेक्स में उसने क्या कहा कि ये एक तरीके से एक सर्जिकल मेथड है जिससे आपकी क्या है कि आवाज़ और भी मधुर होगी। ठीक है, तो ऐसा कहना और ऐसा करने की वजह से, ठीक है, उसको कोर्ट ने क्या कहा, रेप के लिए लायबल ठहराया क्योंकि उस गाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज करना कोई ज़रूरी नहीं होती है, उसने जानबूझ के किया है। ठीक है, उस लड़की के साथ। तो कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज कन्विक्टेड ऑफ रेप। ठीक है, रेप के लिए उसे लायबल माना। ये अपील्ड हिज कन्विक्शन ऑन द बेसिस दैट ही एज अ कंप्लेनेंट कंसेंटेड। रेप में उसने सहमति की, उसकी सहमति थी। अब सहमति का वैसे कोई मतलब इसके अंदर होता नहीं है रेप में, जैसे 18 साल की इससे कम की है तो वैसे ही रेप में सहमति का तो कोई मतलब है ही नहीं, चाहे विथ कंसेंट और रेप के भी बहुत सारे क्या है एक्सेप्शन है सेक्शन 63 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से माना है कि रेप माना उसने, वो इसका मतलब बचाव नहीं ले सकता। ही हैड डिसीव्ड द complainant as the nature and quality of his action by making her believe that they were not sexual। ठीक है, उसने अपने आप का बचाव लिया कि ये कोई सेक्स करना नहीं था, ये रेप नहीं है। ठीक है, she therefore did not provide valid consent, her consent was produced by fraud।
और ऐसा भी माना गया कोर्ट के द्वारा कि अगर उसने सहमति दे भी दी बाई चांस, तो उसने उसको धोखा दिया गया, ये कह के कि भाई इससे उसकी आवाज़ और मधुर होगी और तुमने उसकी बात का फ़ायदा उठा के उसके साथ गलत कार्य किया है, तो उसको बचाव नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एक केस थे। इसके अंदर मैंने पूरा पूरा कोशिश की है आप लोगों को जनरल एक्सेप्शन समझाने की। कुछ एक स्पेशल एक्सेप्शन भी है, वो सेक्शन टू सेक्शन वेरी करते हैं, सेक्शन के अंदर ही दिए जाते हैं कि इस सेक्शन की ये स्पेशल एक्सेप्शन है। बाकी जनरल एक्सेप्शन को आपको हर सेक्शन के साथ ही पढ़ना होगा और ध्यान में रख के पढ़ना होगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी कोई बात उस सेक्शन के साथ लिखी गई है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं होगा और आप उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दोगे, उत्तरदायी नहीं ठहराओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।